हमने लास्ट डिस्कस किया था फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने क्या बताया था, यहाँ पर देखो चुपचाप से। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में मैंने ये बताया था कि मैं यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूँ और जो गैस मेरे पास एडजॉर्ब होती है एंड सरफेस का मास, उसका वेरिएशन देखता हूँ किसके साथ, प्रेशर के साथ। ठीक है, यहाँ मेरा प्रेशर लो रहता है, हाई रहता है और इंटरमीडिएट प्रेशर भी रहता है। हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ग्राफ से समझ लेते हैं एडजॉर्प्शन को एक बार। ठीक है, तो इस टर्म को बोलते हैं हम एक्सटेंट। क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, इसको बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, तो मैंने बताया कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर के साथ वेरी कराना है, किस टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में वेरिएशन कराया कि जब देखा हमारे पास लो प्रेशर है तो हमारे पास जो ग्राफ आ रहा था उस केस में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1। ठीक है, समझ में आता है। फिर हमने प्रेशर और बढ़ाया। जब हमने प्रेशर क्या कर दिया, हाई प्रेशर कर दिया, तो उस हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है? हाई प्रेशर का मतलब है मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें गैस के पार्टिकल्स फिल हो रहे हैं, गैस फिल हो रहे हैं कोई, ठीक है, एक सरफेस है हमारे पास। ठीक, मैंने ऊपर से पिस्टन लगाया, ठीक है, प्रेशर हो गया, मैंने प्रेशर अप्लाई करा, तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा नीचे उतने गैस सरफेस से पार्टिकल एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग लो प्रेशर है तो कम पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन जैसे प्रेशर मैंने लगाया पार्टिकल एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा सरफेस क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाई। उस केस में हम प्रेशर कितना ही अप्लाई करते हैं, कितनी ही कंसंट्रेशन बढ़ा दें गैस की, कितने प्रेशर बढ़ा दें सरफेस पे और पार्टिकल एब्जॉर्ब नहीं होंगे। किस कंडीशन में आंसर? हाई प्रेशर है, इस पर हाई प्रेशर। ठीक है, तो जब हाई प्रेशर करेंगे तो ये टर्म प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो क्या बोलते हैं XYM? यहाँ 1 थी, यहाँ 0 थी, तो बीच में कुछ वैल्यू होंगी, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हमने? इंटरमीडिएट प्रेशर। इसे मैंने लो प्रेशर बोला था, इसे मैं इंटरमीडिएट प्रेशर बोला था, इसको हाई प्रेशर बोला, और इस पॉइंट को क्या बोला था? सैचुरेशन प्रेशर। फिर मैंने केस डिस्कस किए थे, यहाँ पर 4 केस थे हमारे पास। एक सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। तो सैचुरेशन प्रोसेस में मैंने क्या बताया था कि जितनी गैस एडजॉर्ब हो रही है उतनी गैस डिसॉल्व हो रही है। जैसे तुम इक्विलिब्रियम में सोच सकते हो कि 5 ग्राम मेरे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट बन रहा है बैकवर्ड रिएक्शन से। तो ये कंडीशन कौन सी थी? सैचुरेशन प्रेशर। कि इस पॉइंट पर, सैचुरेशन पॉइंट पर क्या हो रहा है कि अमाउंट ऑफ गैस, कुछ पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहे हैं, जितने एडजॉर्ब हो रहे हैं उतने ही डिसॉल्व हो रहे हैं, उतना ही वहां पर स्पेस बन रहा है। ठीक है, जितने एडजॉर्ब होंगे उतने ही डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, फिर बैकवर्ड भी हो रही है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, तो इस टर्म में जो इक्वेशन आई थी मैंने, वो आई थी फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 0 के 1 के बीच में क्या आएगा? 0.1, 0.2, 0.3 फ्रैक्शन फॉर्म आएगी। क्लियर? समझ में बात आ गई? तो ये था मेरा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन जो मेरी आई थी इसमें, मैंने वहां पर ये भी बताया था ये प्रेशर की पावर 1/n। मैं बोल रहा था कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 0-1 के बीच में होती है, ये बताई थी। जब इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। समझ में बताया था ये भी? जब n की वैल्यू 1 होती है तो n की वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू 1, n की वैल्यू भी 1। अगर आपसे पूछा जाए
बताओ, तो 0 to 1, अगर n में पूछा जाए तो 1 इनफाइनाइट। समझ में आता है पक्का? यहाँ में 3 इक्वेशन बनाना, फर्स्ट, सेकंड, ये लो प्रेशर पे है, ये इंटरमीडिएट प्रेशर, ये हाई प्रेशर। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंडलिज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में लो प्रेशर पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो क्या बताओगे आप? फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपसे पूछा जाए हाई प्रेशर पे ऑर्डर बताओ तो ये तब याद रखना है। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन, एक तो इस पॉइंट से क्वेश्चन बनता है एंट्रेंस में, एक जो मैंने 1/n वाले लिमिट्स बताई, वहां से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका मैंने ग्राफ बनाया था, कैसा ग्राफ आएगा देवेंद्र? y = mx, ऐसे ग्राफ आया था। फिर इसका बताया था ऐसे ग्राफ आया था। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने लगूं कैसा आएगा? कब आएगा? तो हम थोड़ा लो फॉर्म में करते हैं, क्या करते हैं? लो, बताओ कैसे करते हैं। इस साइन हटाने पे नया साइन आएगा, टेकिंग लो, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में करते थे रेट ऑफ रिएक्शन को बताने के लिए, तो लो x/m लो k प्लस 1/n लो p y = mx प्लस c। x कौन है यहाँ पर? लो p। अगर आपसे पूछा जाए ग्राफ में कि लो x/m लो p के बीच ग्राफ कैसा आएगा? कैसा ग्राफ आएगा? विद पॉजिटिव स्लोप। बना लोगे? इसे बता दो, नोट कर लो। लगाओ। Linear adsorption isotherm. जंक्शन राइट करो पहले, ठीक है, उसके बाद तीनों जंक्शन को समझाता रहूंगा। देखो लैंगनियर
assume linear assume the formation of monolayer linear assuming the formation of monolayer of adsorbate linear assuming the formation of monolayer of adsorbate on the surface of adsorbent. फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि लैंगमैन ने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर इसकी एडजॉर्बेट की इस पर सरफेस को एडजॉर्बेंट मोनोलेयर का मतलब क्या होता है एक मतलब एक लेयर होगी जिनसे चिपकेगा गैस। हां तो केमिकल एडजॉर्प्शन में कौन सी लेयर बनती है कैसा है केमिकल एडजॉर्प्शन में कौन सी लेयर मोनोलेयर बनती है और फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी लेयर होती है। तो लैंगमैन ने बताया कि जो मेरे पास सरफेस है एडजॉर्ब किसका है ये सरफेस एडजॉर्बेंट का उस पर जो गैस एडजॉर्ब हो रही है वो कैसी है सिंगल लेयर कैसा है सिंगल लेयर मोनोलेयर ठीक है मतलब केवल एक ही बार एडजॉर्ब होगी दोबारा उस पर कोई गैस एडजॉर्ब नहीं बन सकती। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता था कि सरफेस लेयर से फॉर्मेशन हो जाती है एडजॉर्प्शन ठीक है लेकिन यहाँ पर एक ही बन रहा है एक ही बार एडजॉर्प्शन होगा सरफेस पर। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट राइट करो the sides on the surface of adsorbent the sides on the surface of adsorbent are equivalent ठीक है इसका मतलब समझो कि मेरे पास जो एडजॉर्बेंट है उस पे कुछ साइड्स हैं जैसे रिएक्शंस कराते हैं कोलाइजन होता है ठीक है रिएक्शंस होती हैं कोलाइजन होता है अगर प्रॉपर कोलाइजन होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ भी क्या है तो गैस के पर्टिकुलर पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं इस पर तो ये क्या है यहाँ पर कुछ क्या है साइड्स हैं क्या है साइड्स लाइक दिस ठीक है इस तरीके से और यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो जाके क्या हो जाएंगे एडजॉर्ब हो जाएंगे क्या हो जाएंगे एडजॉर्ब हो जाएंगे ठीक है मतलब कि यहाँ पर क्या है साइड्स ऑक्यूपाई हैं जिसमें क्या करेंगे गैस के पार्टिकल जाके एडजॉर्ब हो जाएंगे। समझ में बात होगी ये साइड कैसी हैं एक समान इक्विवेलेंट पॉइंट क्लियर हो गया। देखो थर्ड पॉइंट द एबिलिटी of a given molecule to adsorb at given site is independent of occupation of neighboring sites पड़ोसी इसका मतलब क्या है थर्ड पॉइंट का मतलब है कि जो मेरे पास एडजॉर्बेंट था ठीक है उस पर क्या है
साइड्स हैं, ठीक, क्या है उस पर, साइड्स हैं। क्या है उस पर, साइड्स हैं। तो वो जो साइड है कि मेरे पास उसमें जो नेबरिंग साइड्स हैं, जो मेरे पास मॉलिक्यूल गिवन है गैस के, जो क्या करेंगे इन पर एडजॉर्ब होंगे, क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे। वो क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब उन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे पार्टिकल्स में क्या ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है। वो अपने साइड्स पे जाएंगे और एडजॉर्ब हो जाएंगे, नेबरिंग साइड्स पर डिपेंड नहीं करेंगे। समझ में आता है सभी को, पक्का। तो ये तीन एजेंसी दिए थे इसने लैंग्वेज में, तीनों हमने समझ लिए। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक। अब सब यहाँ पर देखो, ये मेरे पास क्या है, एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या था मेरे पास, साइड्स थी, कितनी साइड्स थी, टोटल साइड्स मैंने कुछ कम मान लिया, कितनी मान ली, n, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे यहाँ पर आकर। समझ में बात है, पक्की बात है, ठीक है। अब देखो ये जो गैस के पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहे हैं, इस एडजॉर्प्शन का जो रेट रहेगा, क्या रहेगा, रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, रेट हमारे स्टार्ट हुई रिएक्शंस, कंसंट्रेशन में चेंज किसके साथ, टाइम के साथ। तो क्या होता था हमारा, वो टाइम होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का हम किससे ले रहे हैं, प्रेशर से रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, प्रेशर। तो जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है, प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, प्रेशर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। क्या लिख सकते हैं इसको, मैं P लिख सकता हूं, नोट करो। हो गया, सेकेंड पॉइंट देखो, चलो देखते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या बताना चाह रहा है कि जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो तो प्रेशर गैस के प्रोपोर्शनल हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट मतलब जो गैस के पार्टिकल्स हैं जो इन साइड्स में जाके क्या हो रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो जितनी साइड्स होंगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, ठीक है। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड्स। कौन सी साइड्स, अवेलेबल साइड्स, जो साइड्स वहां पर उपलब्ध होंगी, ठीक है। समझ में आता है। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल साइड्स, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। यहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं है ना, चलो दोनों पॉइंट। अब हम देखते हैं अवेलेबल साइट्स क्या है, ठीक। हमने बताया टोटल साइट्स कितनी है, n। तो लास्ट आइसोथर्म में हमने एक टर्म पढ़ी थी x/m। ये क्या चीज बताती थी, ये बताती थी रेशियो, फ्रैक्शन किसका, कि मास ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। कौन कितने सरफेस पर, इसका मास कितना है, m। समझ में बात है।
टर्म को हमने एक नाम दिया थीटा। क्या नाम दिया? थीटा। क्या नाम दिया इसका? थीटा। क्लियर? इस टर्म को ध्यान रखना, हमने पढ़ेंगे इसमें x बाई m। अब थीटा क्या चीज है? थीटा क्या बता रहा है? अब थीटा बता रहा है कि x अपॉन m। m क्या चीज है यहाँ पर? सरफेस मास ऑफ सब एडजॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मास तो हम रिलेट कर ही नहीं रहे, हम किससे रिलेट कर रहे हैं? साइड से। m की जगह साइड राइट कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते हैं? m क्या है? सरफेस है, ठीक है। तो हाँ सरफेस ले लेते हैं हम एडजॉइंट का, कि इस सरफेस पर इस मास पर गैस के पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर मास नहीं ले रहे, क्या देख रहे हैं कि हम सरफेस पे क्या देख रहे हैं? केवल साइड्स देख रहे हैं। तो साइड्स भी तो उतनी ही होंगी जितना मास हमारे पास बता रहा है। मास क्या बता रहा था कि मेरे पास m मास है और x अमाउंट ऑफ गैस जाके वहां पर एडजॉर्ब, ठीक है। क्लियर हो? यहाँ पर जो m बता रहा है, m क्या बता रहा है? जितनी साइड्स होंगी उतना ही जाके वहां पर गैस के पार्टिकल जाके एडजॉर्ब हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो? ठीक है। तो यहाँ पर हम मास को रिलेट कर रहे हैं टोटल साइड से, जितने साइड्स होंगे उतना ही एडजॉर्ब होगा, और जितना पहले मास था उतना ही गैस है वहां पर एडजॉर्ब हो रही है। मास और साइड्स को रिलेट करो एक दूसरे के साथ, ठीक है। मास और साइड्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करो। वहां पर जितना मास था उतनी गैस जाके वहां पर एडजॉर्ब हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जितनी साइड्स उतनी गैस जाके वहां पर एडजॉर्ब होगी। अब क्लियर हुआ? टोटल साइड्स, ठीक। अब x क्या बता रहा था? अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। हम बोलते थे इसको एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बोलते थे? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज गिवन बाय पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। समझ में बात आ रही? तो x हमारे पास क्या है? गैस के पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो आएगा टर्म वो क्या आएगी कि गैस के पार्टिकल्स कितने ऑक्यूपाई हुए हैं, कितनी ऑक्यूपाइड साइड्स हैं। समझ में बात आ रही? कितनी गैस क्या हुई? एडजॉर्ब हो गई है। तो ये क्या बताएगा? कितनी साइड्स यहाँ पर ऑक्यूपाई हुई हैं। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? ऑक्यूपाइड साइड्स। समझ में बात है? पक्का? ऑक्यूपाइड साइड्स का मतलब वही तो है कि कितनी गैस यहाँ पर एडजॉर्ब हो रही है। एडजॉर्ब हो रही है, वहां पर हम मास ले रहे थे, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? साइड्स ले रहे हैं। क्लियर? x यहाँ पर किससे रिलेट कर रहा है? ऑक्यूपाइड साइड्स से। राइट करो उसको। हो गया? अब देखो, तो यहां से हम ऑक्यूपाइड साइड्स की वैल्यू निकालते हैं। टोटल साइड्स कितनी है? n मल्टीप्लाई वैल्यू आ गई। पक्का? ठीक है। चलो अब यहां पर ध्यान दो, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या बता रहा है? वो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अवेलेबल साइड्स। अवेलेबल साइड्स का मतलब टोटल साइड माइनस ऑक्यूपाइड साइड्स। देख अवेलेबल साइड्स क्या होंगी? जो हमारे पास साइड्स वहां पर उपलब्ध है। एक बार रिएक्शन स्टार्ट होगी, उसके बाद रिएक्शन को आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज करना चाहते हो, रेट उसका इंक्रीज कर रहे हो। आप क्या करते हो? कंसंट्रेशन बढ़ाते हो।
क्या करते हो, कंसंट्रेशन बढ़ाते हो। ठीक है, दो रिएक्टेंट कोलाइड हो रहे हैं आपस में, तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं कि जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो जितनी साइट्स प्रेजेंट हैं, अवेलेबल साइट्स हैं, वो क्या होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अवेलेबल साइट्स का मतलब क्या है, कितनी साइट्स वहां पर बची हुई हैं, टोटल कितनी थी n, ठीक है, ऑक्यूपाई कितनी होगी n थीटा, कितनी बची n माइनस, पक्का n माइनस n, नोट कर लो। समझ में? ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ ऐड कर सकता हूं। इस टर्म में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं आई ना, पक्का। नेक्स्ट, अंशुल, अब इस टर्म में किसी को प्रॉब्लम? प्रोपोर्शनल हटाया, नया कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है, राइट करो। तो अभी हमें केवल एक ही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, केवल एडजॉर्प्शन ही करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, एडजॉर्प्शन, पक्का। अगर हमसे पूछा जाए रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी साइड्स वहां पर ऑक्यूपाई करेंगी, जितनी साइड्स वहां पर ऑक्यूपाई करेंगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है, एडजॉर्प्शन का मतलब कितनी साइड्स उपलब्ध है। डिसॉर्प्शन क्या हो रहा है, कितनी साइड्स वहां पर फिल्ड हैं, कितनी साइड्स वहां पर फिल्ड हैं। तो फिल्ड पे डिपेंड करेगा, हमें कोई चीज खाली करानी है तो उस कोई भी चीज खाली करानी है, जैसे कोई घर खाली कराना है, ठीक है, तो हम उसके नंबर्स पर डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, नंबर्स पर डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे हमें ये बेंच सारी घर से यहाँ से दूसरे कमरे में शिफ्ट करनी है, तो इनके नंबर्स पर डिपेंड करेंगे ना आपके पास कि कितनी हमारे पास बेंच हैं, कितनी देर में उस बेंच को यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं वन रूम से अनदर रूम में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जितनी साइट्स होंगी, जितनी साइट्स ऑक्यूपाई होंगी, उस पे तो डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, कितनी साइट्स हैं हमारे पास, अवेलेबल साइट्स कितनी हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? रेट ऑफ डिसॉर्प्शन कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हैं, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कितनी साइट्स अवेलेबल हैं। क्लियर हुआ? रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इक्वल टू के एन थीटा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दो पहले। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 देखो, ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो इसमें यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, यहां पर मैं ये लिख सकता हूं। समझ में बात है? ये डिसॉर्प्शन के लिए, एडजॉर्प्शन के लिए। इतना राइट डाउन हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन एक दूसरे के इक्वल रख दूं, तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना। तो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। ये पॉइंट समझ में आया?
देन तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है के ए पी एन 1 माइनस थीटा इक्वल टू के डी एन थीटा। तो एन से एन कैंसिल हो गया, एन से एन क्या हो गया कैंसिल हो गया, के ए पी 1 माइनस थीटा और के डी थीटा। अब देखो के ए अपॉन के डी रेट ऑफ कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये एब्जॉर्प्शन का, ये डिसॉर्प्शन का। तो इसकी जगह कांस्टेंट से कांस्टेंट डिवाइड कर दे, नया कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, मैथ में करा होगा। ठीक है, तो के ए अपॉन के डी हम क्या लिख सकते हैं, एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं के। ठीक है, तो के पी 1 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालना है यहाँ से, के पी माइनस के पी थीटा इक्वल टू थीटा। तो के पी इक्वल टू थीटा प्लस के पी थीटा, देन के पी अपॉन 1 प्लस के पी इक्वल टू थीटा। या फिर यहाँ लिख दो थीटा इक्वल टू के पी 1 प्लस हो गया ये। क्या हुआ, हो गया। और हमारी फाइनल इक्वेशन कितनी है, यह है के पी अपॉन 1 प्लस के पी। थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो इक्वेशन ये रहेगा। इस फॉर्मूले से प्रेशर की वैल्यू निकाल के प्रेशर की टर्म में फॉर्मूला, ये थीटा की वैल्यू निकल गया है, यहाँ प्रेशर लो, बाकी टर्म यहाँ आएगी, निकालो।
ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू लैंगमुयर में प्रेशर निकालो, अगर आपको इस टर्म को फ्रीडो क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ऑक्यूपाइड साइड्स अपॉन टोटल साइड्स। आपको फ्रैक्शन गिवन होगा, आपको कांस्टेंट गिवन होगा, आपसे क्या पूछ सकता है, गैस का प्रेशर। आपको कांस्टेंट गिवन हो सकता है, प्रेशर गिवन हो सकता है, क्या हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अब यहाँ पर जो K है हमारे पास, क्या है, K, इसके लिए नोट डाउन करके लिखो, कुछ नोट लिखना है। The value of K also depend upon first nature of gas adsorbed, second nature of adsorbent, एंड थर्ड आपका टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। अब आपको ग्राफ करना है, क्या करना है, ग्राफ, ठीक। तो हम इस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, कौन सी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन का नंबर क्या है इसका, देखते हैं, 7, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन 7 को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, 1 अपॉन थीटा 1 प्लस KP अपॉन KP 1 अपॉन थीटा 1 अपॉन KP प्लस 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो एक ग्राफ तो इसके बीच ड्रॉ करोगे, 1 अपॉन थीटा वर्सेस 1 अपॉन P के बीच, ठीक है। एक ग्राफ आपको ड्रॉ करना है x/m वर्सेस KP अपॉन 1 प्लस KP के बीच, ठीक है। ये दोनों आपके क्या है, नेक्स्ट टर्म पे आपके असाइनमेंट है, ग्राफ ड्रॉ करके आपको लाना है, ठीक है। 1/θ वर्सेस 1 अपॉन P के बीच, ठीक है।